हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र या प्रकार। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स की वीडियो बना दिए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपको यदि बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए या फिर माइक्रो टीचिंग क्या है, टीचिंग स्किल्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, बीएड के एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखने चाहिए, इन सब के भी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र या प्रकार, अर्थात व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र में कौन कौन सी विभिन्नताएं आती हैं या फिर व्यक्तिक विभिन्नता कितने प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, जैसे व्यक्ति का रंग, रूप, नाक नक्शा, उसकी शारीरिक संरचना, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि आदि जो भिन्नता है उससे व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। इसमें स्किनर ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वे सभी पहलू शामिल हैं जिनका मापन संभव है, अर्थात व्यक्तिक विभिन्नता में वही पहलू शामिल होते हैं जिनका की मापन किया जा सकता है। व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण हम किन्हीं दो व्यक्तियों को एक दूसरे व्यक्ति का प्रतिरूप नहीं कह सकते, अर्थात जो भी अंतर पाया जाता है व्यक्ति में वो एक दूसरे का कॉपी तो नहीं होता है, अलग होता है। टॉयलर ने भी कहा है कि व्यक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उसकी उपलब्धि, ज्ञान, रुचियां, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक चारों पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं, जिनको कि हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे। सबसे पहले है शारीरिक क्षेत्र। इसमें दो क्षेत्र आते हैं। सबसे पहला है शारीरिक विभिन्नता। तो जो व्यक्ति होते हैं उनमें किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक दृष्टि से अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, जिन्हें कि हम अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे कि उनका रंग अलग होता है, कोई गोरा, कोई सांवला, कोई काला, कोई बहुत ही ज़्यादा गोरा। फिर उनके जो चेहरे की बनावट होती है उसमें अंतर होता है, उनका भार अधिक होता है, उनका शारीरिक बनावट भी अलग होता है, कोई मोटा पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई दुबला पतला होता है, कुछ नाटा होता है, कुछ मोटे होते हैं। फिर लिंग भेद भी होता है, उनमें शारीरिक परिपक्वता भी होती है, जैसे कोई छोटे होते हैं, कोई किशोर होते हैं, कोई प्रौढ़ होते हैं, कोई वृद्ध होते हैं। तो इस तरह से शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता, मतलब कार्य करने की जो क्रियात्मक क्षमता है उसमें विभिन्नता। तो एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों में जो क्रियात्मक क्षमता है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी जल्दी कर लेता है और कोई व्यक्ति उसी कार्य को देर से करता है। रोज़मर्रा के जीवन में भी प्रतिदिन हम देखते हैं कि घर के ही सदस्यों में कुछ सदस्य किसी कार्य को बहुत ही शीघ्रता से कर लेते हैं, जबकि कुछ सदस्य होते हैं जो उसी कार्य को बहुत ही धीरे धीरे करते हैं। सिंपल से खाने की ही बात ले, कुछ लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और कुछ लोगों को खाने में बहुत देर लगती है। उसी प्रकार से कि महिलाएं अंगुलियों से किए जाने वाले कार्य जैसे सिलाई कढ़ाई को पुरुषों की अपेक्षा जल्दी कर लेती हैं और पुरुष हाथ से किए जाने वाले कार्य जैसे कुदाल चलाना, पत्थर तोड़ना इत्यादि को स्त्रियों की अपेक्षा जल्दी से कर लेते हैं। तो व्यक्तियों की क्रियात्मक क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं, उनमें अंतर होता है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है मानसिक विभिन्नता का क्षेत्र। मानसिक विभिन्नता व्यक्तिक विभिन्नता का सबसे मुख्य आधार होता है।
शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसी आधार पर किया जाता है। विभिन्नता के मानसिक क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जैसे कि विद्यालय में बालकों को जो उनका वर्गीकरण किया जाता है वो उनके मानसिक योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। और इसमें निम्नलिखित जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। सबसे पहले है बुद्धि में भिन्नता। किसी भी दो व्यक्ति या बालक की बुद्धि में भिन्नता होती है। एक समान उम्र के होने पर भी दो बालकों में उनकी बुद्धि अलग अलग होती है। कुछ तीव्र बुद्धि के, कुछ सामान्य बुद्धि के और कुछ कम बुद्धि, कोई मंद बुद्धि के भी बालक होते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के सभी बालकों में उनकी बुद्धि में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर 2, उपलब्धि में भिन्नता। व्यक्ति की या बालकों की उपलब्धियों में भी भिन्नता पाई जाती है। प्रायः तीव्र बुद्धि के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि समान आयु के ही मंद बुद्धि बालकों या सामान्य बालकों से भी अधिक होती है। इसी प्रकार से कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होते हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात वो तीव्र बुद्धि के भी होते हैं किंतु उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वो कम होती है। और वहीं ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि कम है फिर भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे एकाग्रता में कमी के कारण भी हो सकता है। वर्तमान समय में उपलब्धि भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार होती है। नेक्स्ट है अभिक्षमता में भिन्नता। किसी कार्य या व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान एवं क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में ही बालकों में जन्मजात किसी व्यवसाय के प्रति या फिर अपने घर में उनके अपने घर में माता पिता या फिर परिवार के और सदस्य जिन व्यवसाय में लगे होते हैं उनके प्रति उनमें जन्मजात रुझान पाया जाता है। जैसे कि शिक्षक हैं माता पिता, तो बालक को भी शिक्षण कार्य में उनका रुझान है। और यदि माता पिता व्यवसायी है तो बच्चे का रुझान भी व्यवसाय में होता है। यदि जो नेता हैं तो उनके बच्चों की का रुझान भी नेतृत्व करने में होता है। यदि पिता खिलाड़ी है तो उनके बच्चे भी खेल में अधिक रुचि लेते हैं। चित्रकार के बच्चे चित्रकारी में, फिर जो नर्तकी है उनके बच्चे नृत्य में रुचि लेते हैं। तो इस तरह से कुछ रुझान है जो बच्चों में जन्मजात पाई जाती है। उस कार्य को करने की क्षमता उनमें जन्मजात पाई जाती है, जिसे अभिक्षमता कहते हैं। व्यक्तियों में किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति रुझान एवं क्षमता में भिन्नता होती है। जैसे कि किसी को साहित्य में रुझान होता है, किसी को कला में, किसी को विज्ञान में, किसी को वाणिज्य में, किसी को शिक्षण कार्य में, किसी को खेल में, किसी को नेतागिरी में। इस तरह से जो रुझान है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट योग्यता में भिन्नता। अभिक्षमता किसी कार्य के प्रति केवल जन्मजात रुझान एवं शक्ति को प्रकट करती है, जबकि विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का योग होती है। अर्थात रुझान होना और उस कार्य को करने के लिए शारीरिक योग्यता दोनों का योग ही विशिष्ट योग्यता कहलाती है। जैसे किसी बालक को यदि खेल में उसका रुझान है तो उसका शरीर भी उस योग्य होना चाहिए, उसमें उतनी क्षमता होना चाहिए कि वह खेल सके। इन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर ही व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं। जैसे कि कोई खेल के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में, तो कोई चित्रकारी के क्षेत्र में। इस प्रकार से बालक के विशिष्ट योग्यताओं में भी भिन्नता होती है। प्रत्येक बालक जन्म से ही कुछ विशिष्ट योग्यताएं लेकर पैदा होता है। अब हम देखते हैं संवेगात्मक भिन्नता के क्षेत्र को। व्यक्ति के संवेगों का संबंध शरीर एवं मन दोनों से होता है। जैसे ही व्यक्ति के मन के भाव परिवर्तित होते हैं, उसके चेहरे के हाव भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं। संवेगात्मक क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहले संवेगात्मक भिन्नता। छोटे बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग एक समान ही होता है। अर्थात छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें एक समान ही भावनाएं, इमोशंस पाए जाते हैं, किंतु जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं
उनके संवेग में परिवर्तन होता जाता है और धीरे धीरे यह संवेग परिवर्तित तो होते ही हैं, किंतु इसमें समय के साथ स्थिरता भी आती जाती है। जैसे कुछ बच्चे बचपन में भयभीत रहते हैं, किंतु बड़े होने पर उनका भय दूर हो जाता है। वहीं कुछ बच्चे मिलनसार होते हैं, कुछ बच्चे संकोचशील स्वभाव के होते हैं, किंतु बड़े होने पर उनके इस स्वभाव में परिवर्तन आता है या फिर इन स्वभाव में स्थिरता भी आ जाती है। इन संवेगों का व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है और इससे उनके व्यक्तित्व में भिन्नता दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है रुचियों में भिन्नता। मनुष्य में दो प्रकार की रुचियां होती हैं, एक जन्मजात और दूसरी अर्जित। जो जन्मजात रुचि होती है वो उसके वंशानुक्रम से ही उसे प्राप्त होती है और दूसरी रुचि जो है वह बालक अपने वातावरण में रहकर किसी कार्य, किसी व्यक्ति, किसी भी चीज़ या विषय वस्तु के प्रति उसमें रुचि जागृत हो जाती है। जन्मजात रुचियों में भोजन के प्रति रुचि, खेल के प्रति रुचि इत्यादि रुचियाँ आती हैं, जबकि अर्जित रुचि में विशेष प्रकार के भोजन में रुचि, विशेष प्रकार के खेल में रुचि इत्यादि रुचियाँ आती हैं। बालक की जन्मजात रुचियों एवं अर्जित रुचियों में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ बच्चे शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, वहीं कुछ बच्चे मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं। कुछ बच्चे खेलना अधिक पसंद करते हैं, कुछ बच्चे नृत्य करना पसंद करते हैं, कोई गाना गाना पसंद करता है तो कोई लिखना पसंद करता है। तो उसी तरह से कुछ बच्चे विज्ञान विषय में रुचि रखते हैं, कुछ कला विषय में। तो वर्तमान में विशेषकर कक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में रुचियों में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। हर एक बच्चे की रुचियां अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है अभिवृत्तियों में भिन्नता। किसी उद्दीपक जैसे कि किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति या विचार के प्रति व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक तीव्र अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति को ही अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति या विचार के प्रति देखेंगे कि दो व्यक्तियों के विचारों में भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति का विचार सकारात्मक होगा तो दूसरे का नकारात्मक भी हो सकता है। इसमें व्यक्ति को जैसा पर्यावरण मिलता है वैसी ही उसकी अभिवृत्ति बन जाती है। उसे जैसी शिक्षा मिलती है वैसे ही उसकी अभिवृत्ति का विकास होता है। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति स्वकेंद्रित होते हैं तो कुछ में समाज सेवा की अभिवृत्ति होती है, कुछ में राष्ट्र सेवा की अभिवृत्ति होती है, कुछ व्यक्ति स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। इन अभिवृत्तियों का मापन विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों से किया जाता है और यह भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो नेगेटिव इंसान है, वो पॉजिटिव सोच का इंसान है, तो यही अभिवृत्तियां हैं। उसकी सोचने की जो शैली है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है किसी भी विषय वस्तु, व्यक्ति या क्रिया या विचार के प्रति। अब हम देखते हैं व्यक्तिक भिन्नता के सामाजिक क्षेत्र को। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता। जैसे हमारे देश में ही है कि विभिन्न प्रकार के संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के समाज हैं, तो इन सब की अपनी संस्कृति होती है जिसके अनुसार व्यक्तियों के सामाजिक गुणों, उनकी सामाजिकता की भावना, उनके सांस्कृतिक लक्षण में भी भिन्नता पाई जाती है और वर्तमान में इनका मापन भी वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। जो भी प्राप्तांक होते हैं उनके द्वारा इनके भेद निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता। तो जिस तरह से प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, उसी तरह से उसके अपने आदर्श, मूल्य भी होते हैं, नैतिकता भी होते हैं। विभिन्न समाजों में जो ये भिन्नता है, इसके कारण संबंधित समाज के व्यक्तियों के आदर्श, मूल्य एवं नैतिकता में भी विभिन्नता देखने को मिलती है और ये जो विभिन्नताएं हैं यही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इसलिए एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से, दूसरे समाज के व्यक्ति के व्यक्तित्व से अलग दिखाई देता है, भिन्न दिखाई देता है।
जैसे हमारे ही देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जनजाति इत्यादि समाज के जो लोग हैं, इनके आदर्शों, मूल्यों, नैतिकता में भिन्नता दिखाई देती है। इनकी संस्कृति भिन्न है और सामाजिक गुणों में भी भिन्नता दिखाई देती है। नेक्स्ट है जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता। तो जो विभिन्न जाति के लोग हैं, उनमें भी, उनके गुणों में भी भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद भिन्न भिन्न राष्ट्र के व्यक्तियों में भी कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न राष्ट्र के लोगों का रहन सहन, आदर्श, मूल्य, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा सब कुछ अलग होती है। तो इसलिए विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है और वर्तमान में इन सबको भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार माना जाता है। और अंत में आत्मधारणाओं में भिन्नता। तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने विषय में कुछ अलग धारणाएं होती हैं, उसके ठोस विचार होते हैं। उन्हें ही आत्मधारणा या आत्मसंप्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि वे बड़े योग्य हैं और समाज में उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, जबकि कुछ व्यक्ति योग्य होने के बावजूद भी अपने को अयोग्य समझते हैं। आत्मधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करती है। व्यक्ति जैसा सोचता है, उसके अपने प्रति जैसे विचार होते हैं, वैसे ही उसके व्यवहार भी होते हैं। वर्तमान में इसे भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इस प्रकार ये थे व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र के कुछ प्रमुख पहलू या फिर व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार के कुछ मुख्य बिंदु। जितने भी व्यक्ति हैं समाज के, देश के या विश्व के, सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हैं। सब में कुछ विशिष्टताएं पाई जाती हैं। सबके अपने अपने गुण हैं, व्यवहार हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन व्यक्तिक विभिन्नताओं का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा इन विभिन्नताओं का मापन करके उसके अनुसार जिस बच्चे की जैसी आवश्यकता है उस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उन्हें उस तरह की शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।